हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing. In case you find this channel of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और मैंने विजन आईएएस की जो पॉलिटी और गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आज भी आई बटन में लिंक कर दी है। इन केस आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और इकोनॉमी की विजन आईएएस की अगस्त 2022 वाली वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगी, मैक्सिमम बाय वेंसडे आफ्टरनून। वैसे तो कल रात तक मैं बहुत कोशिश करूंगी कि अपलोड कर पाऊं, पर बाय चांस अगर डिले हो भी गया तो बाय वेंसडे आफ्टरनून यू विल गेट द वीडियो। और जहां तक आज की वीडियो का क्या आउटलुक रहेगा, तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी एथिकल इश्यूज भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, देखिए ये आपको अगर याद होगा, अगर आपने पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो देखी है मेरी विजन आईएएस की, तो उसमें एक टॉपिक था स्पोर्ट्स गवर्नेंस का, विच आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द फैक्ट कि हम किस तरह से ओलंपिक्स टोक्यो 2020 कितना इंपॉर्टेंट बना। फिर हमने प्रीलिम्स में भी उस पर क्वेश्चन देखा, मतलब not on Tokyo but related to sports. Not that sports has become like a huge thing, but sports governance definitely is. क्योंकि उसके बाद हमने फीफा का बैन देखा जो हम पे लगा, तो फिर उसके बाद हमारे गवर्नेंस रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सामने आए। फिर उसके बाद हम बहुत सारा कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड भी हमने बहुत फ्रेंजी देखी। सो ऑल दैट इज मेकिंग स्पोर्ट्स गवर्नेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो उसमें जब मैंने आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए, उसमें मैं आज आपको एक नया एंगल देना चाहूंगी। दो अगर आप ये पर्टिकुलर छोटा सा आर्टिकल आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपको कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड हो भी सकता है। आपको लगेगा बस एक डिजास्टर है जो हुआ, एंड दैट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, बट आई विल टेल यू हाउ इट बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर यू टू एग्जैजरेट इट इनटू अ पॉइंट। ओके, देखिए क्या हुआ है। इंडोनेशिया में 125 लोगों की जान चली गई है इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम स्टैम्पीड में। स्टैम्पीड आपको पता है जिसे भगदड़ हम कहते हैं। तो देखिए इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा क्यों हुआ है। 125 पीपल इज अ ह्यूज काउंट, इजंट इट। आप सोचिए कि लोग वहां पे इंजॉय करने गए थे और हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में। ओके, तो हम पहले इसकी कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी पॉइंट क्या है विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। ओके, अब देखिए जो स्टैम्पीड यहाँ पे हुआ है जो इंडोनेशिया में, जिसने कम से कम 125 लोगों की जान ले ली है और साथ में 320 लोगों को बहुत सीवियरली इंजर भी किया है। तो देखिए बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इतना सब कुछ आई टेल यू द स्टोरी अभी थोड़ा सा बाद में। तो पुलिस ने काफी कोशिश की कि जिस तरह की वायलेंस पिच पे हो रही थी, तो फिर जब पुलिस आ गई तो लोगों में भगदड़ मच गई, लोग एग्जिट गेट पे जाने लगे। तो इस केस में बहुत लोग सफोकेशन से मर गए, बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रैम्पल कर दिया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिस इज बीइंग टर्म्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट स्टेडियम डिजास्टर्स। डेफिनेटली इजंट इट, मतलब पिछले कुछ डेकेड्स में आपने कभी ऐसा सुना है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा काउंट हमने देखा हो कि कुछ भगदड़ की वजह से कहीं हो गया हो। ओके, तो देखिए ऑफिसर्स ने यहाँ पे यूज किया है। दो तीन बातें मैं और बताऊंगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन एडिशनल थिंग। तो जो ऑफिसर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, जो एक्चुअली दे रश्ड इन विद टीयर गैस उन्होंने यूज की ताकि वो जितने भी एजिटेटेड सपोर्टर्स थे। देखिए हुआ क्या बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। एक्चुअल में दो कैंप्स जो लड़ रहे थे फुटबॉल में आपस में, मतलब कंटेस्ट कर रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के ऑपोजिशन में। तो जो एक टीम थी जो हार गई, बेसिकली जो हार रही थी धीरे धीरे, तो उधर क्या हुआ बेसिकली, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनके सपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। फैंस जो थे, मतलब एक देखिए जो फैंडम है ना, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए। जिस तरह से आप इमोशनल हो गए, फिर आप पिच में घुस गए, ये जो सपोर्टर्स थे जो हारती हुई टीम का, तो और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वायलेंस करनी शुरू कर दी, कार्स को जलाया, और बहुत सारे ऑफिसर्स, इनफैक्ट 3 और 4 पुलिस ऑफिसर्स एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स। तो आप सोच सकते हैं बहुत कुछ हुआ। और देखिए ये इंडोनेशिया में ना, ये जो टीम्स हैं दो, उनमें आपस में बहुत ही गहरी इनका जो फैन बेस एक टीम का दूसरी टीम का बहुत ही आपस में वायलेंट ही है। बहुत समय से, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये वायलेंस इतनी बढ़ जाए
कि एक डिजास्टर का रूप ले ले। तो ठीक है, तो ये तो हमने देखिए एक चीज देख ली कि एक एथिक्स का भी इशू है कि इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इतना नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर मैच का, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एथिक्स में कि क्रिकेट के किसी टीम का या किसी उसका आप इतना बड़ा फैन बन जाते हैं कि आप वायलेंस को भी केटर कर लेते हैं अगर वो बाय चांस हार जाए। सो द इमोशन शुड एक्चुअली बी कंट्रोल्ड। अब देखिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस का क्या इशू है। इस तरह से देखिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो स्पोर्ट्स का भारत का, उन्हें क्या करना चाहिए, एक पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें इन तरह के डिजास्टर्स के लिए आप कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसा हुआ, इन तरह के डिजास्टर्स के लिए भी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए कि इस तरह से कुछ ना हो। एग्जिट गेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, के ऊपर एक एग्जिट गेट बंद है और मतलब खुला नहीं है, सफोकेशन होगी, बहुत कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह के स्पोर्ट्स डिजास्टर्स की कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल बुक में एडेड होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस लिटिल स्मॉल आर्टिकल। ओके, अब देखते हैं और क्या है इस पेज पे। ऑलराइट, 62% रूरल हाउसेज हैव टैप वाटर कनेक्शंस। देखिए जल जीवन मिशन के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी जो प्रोग्रेस है, आप बहुत स्लाइटली जस्ट कीप एन आई ऑन इट। ओके, तो देखिए क्या हुआ है, 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, अब उनके पास फाइनली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है जो चलते हैं, फंक्शन करते हैं। ये नहीं बस नल लगा दिया और वो अंदर पानी भी नहीं आता, कनेक्शन हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, और देखिए विद इन देयर प्रीमाइसेस, मतलब घरों के अंदर बेसिकली। ओके, ये क्या कहता है, ये सर्वे के माध्यम से हमें पता चला है, जिसे कमीशन किसने किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। देखिए ये आप जान सकते हैं जल जीवन मिशन का बेसिकली रूरल हाउस होल्ड वाला जो उनका जो एम है उसके पूरे करने में जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं उसी का एक पार्ट है। जून में क्या था, जून ने सेंटर ने जो फिगर्स दी थी वो थी 52%, तो 10% का इंक्रीज। अब देखिए आपको ये क्या पता होनी चाहिए, कुछ हाउस होल्ड ऐसे हैं, जब भी आप इन तरह के स्कीम्स के प्रोग्रेस को कवर करें तो उसको हमेशा दो भागों में बांटिए। वही इस आर्टिकल ने भी किया है, जहां पे देखिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नॉट दैट कि आप पहली वाली जगह पे कंप्लेसेंट हो जाए, वहां पे ग्रोथ बंदी कर दें, जो अच्छा कर रही हैं उन पे भी ध्यान दीजिए, पर डेफिनेटली वर्क ऑन द वीकर स्पॉट्स मोर। ओके, तो इसीलिए आप आइडेंटिफाई करिए, पैटर्न देखिए कि क्या बन रहा है। तो वैसे ही तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, इनमें अगर जो हम देखेंगे 80% से ज्यादा हाउस होल्ड में ऑलरेडी फुली फंक्शनल कनेक्शंस अब है। अब कौन सी जगहें हैं जो लैक कर रही हैं वो देखिए, वाइल फ्यूअर देन हाफ द हाउस होल्ड, मतलब 50% से भी बहुत कम, राजस्थान का तो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। केरला आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट इट इज हियर। तो केरला के रूरल हाउस होल्ड में भी मतलब लेस देन 50% है, ये बात आपको पता ही होना चाहिए। सिक्किम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, मणिपुर, महाराष्ट्र। So these are the areas where I think the government needs to work on. अब देखिए this is very important my dear friends, very very important। आपको बताती हूँ मैं क्यों। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं पिछले 1-2 महीने से जिस तरह के इश्यूज आपको बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाइल्ड केयर से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स का जो टेक ओवर किया गया उसको रिप्लेस करके एक ही नंबर लाया गया, अबॉर्शन रूल्स आपको पता है, या फिर अडॉप्शन रूल्स भी हमने डिस्कस किए, और फिर उसके बाद हमने जे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी डिस्कस किया है। ये सब कुछ जो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर पॉक्सो है, चाइल्ड का जो मैटर है, स्पेशली अडॉप्शन या सरेंडर, इस तरह का अडॉप्शन वाली चीज तो आप बहुत अच्छे से देखिए, वेरी क्लोजली। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ भी इवॉल्व होता है आपको जरूर देखना है, और ये आर्टिकल हैज कम एट द राइट टाइम एंड वी विल रीड इट नाउ। ओके, देखिए क्या हुआ, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट ये तो आपके बहुत अच्छे एक एस्से का भी टॉपिक बन सकता है, तो आपका ये इंट्रोडक्शन ही, ये जो पैराग्राफ्स जो एग्जाम्पल्स में लिखे हैं ये बन सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या हुआ है, लास्ट मंथ हमने तमिलनाडु में क्या देखा कि एक 2 साल की बच्ची थी जो एक गवर्नमेंट बस में अकेली मिली।
ठीक है, शी वॉज अ टॉडलर, ऑब्वियसली 2 साल की बच्ची क्या ही होती है। फिर वो शी वॉज क्राइंग ऑल द टाइम, फिर उनको हैंड ओवर किया गया धर्मापुरी पुलिस स्टेशन को, जिन्होंने फाइनली उनकी मदर को ट्रेस किया विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज जो बस में होगी, ठीक है, बस ने कैप्चर की होगी। तो फिर जब हमने ट्रेस कर लिया उन तक, तो फिर मदर ने बोला देखिए मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी छोटी सी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मुझे अपने हस्बैंड के साथ पता नहीं रहना है कि नहीं रहना, और मेरे को इतना गुस्सा आ गया, फिर आई ट्राई टू अबैंडन माई चाइल्ड इन द बस ओनली। हम दोनों ने मतलब अपने बच्चे को वहीं पे अबैंडन करने की, मतलब मदर ने बेसिकली, अबैंडन मतलब बेसिकली होता है वो क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब निग्लेक्ट कर देना और छोड़ देना वहीं पे, अबैंडन मतलब छोड़ देना अपनी तरफ से। ओके, अबैंडन इज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। ओके, कि आप मतलब नहीं रहना चाहते किसी के साथ या नहीं रखना चाहते, तो देन यू अबैंडन दैट पर्सन। ओके, अब बात करें एक और इंसिडेंट की जो जुलाई में हमने देखा। एक 2 week old boy was found abandoned in a closed टी स्टॉल। तो देखिए आप, ये वेस्ट बंगाल का एक केस है जहाँ पे एक टी स्टॉल पे एक 2 हफ्ते सिर्फ का बच्चा वहां पे मिला। उसको रेस्क्यू किसने किया? टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन ने। जब एक बंदे ने फाइनली पुलिस को अलर्ट किया, और फिर जो बच्चा है उसको एक इमीडिएट मेडिकल एड दिया गया, उसके पेरेंट्स को लेकिन लोकेट करने में असफल रही पुलिस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से एक्चुअल आर्टिकल जो है वो शुरू होता है। ओके, तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स है जहां पर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन को अबैंडन किया जाता है, आपको पता है कूड़े के ढेर में बहुत बार मिलते हैं, डस्टबिन में बच्चे, ये तो कहानियां आपने शायद अपने घरों में भी सुनी होगी कि इसको कूड़े के ढेर से किसी ने उठाया था, इन द सेंस नॉट इन द डेरोगेटरी सेंस, पर एक्चुअल में उस टाइम पे माँ बाप ऐसे करते थे। जब फीमेल फीटिसाइड एक बहुत बड़े सर्ज पे थी, तब सच में बहुत सारे माएँ ऐसी होती थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बच्चियों को मार दिया जाए। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो इतने, मतलब उनकी पंचायत ही अलाउ नहीं करती थी एक बहुत ज्यादा फीमेल चाइल्ड का होना, ग्रोथ होना बेसिकली उनके पूरे एरिया में। तो फिर माएँ चाहती नहीं थी कि उनके भी बच्चे को, मतलब उनकी बच्ची को भी मारा जाए, तो कूड़े के ढेर में छोड़ के चली जाती थी ताकि एटलीस्ट उसकी जान बच जाए। ये बात आपने सुनी होगी, राइट? तो इस तरह से कूड़े के ढेर में पाए जाना, या फिर मंदिरों में, या फिर झाड़ियों के पीछे जो रोड साइड होती है, इट इज नॉट अनकॉमन इन इंडिया। हर किसी ने इस तरह का एक आधा केस सुना है। अब देखिए डेटा क्या कहता है, नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। डेटा जो एनसीआरबी का है वो कहता है कि अराउंड 709 क्रिमिनल केसेस ऑफ एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years under section 317 of the Indian Penal Code were registered in the year 2021। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे मात्रा के जो केसेस हैं इस तरह के आईपीसी के सेक्शन 317 के तहत दर्ज किए गए हैं। ओके, सो दिस डेटा ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए बात यह है कि ये भी बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए जानना कि कोई भी केस जो है अगर एक बच्चे को सरेंडर किया जाता है, देखिए सरेंडर क्या होता है, अबैंडन तो आपने छोड़ दिया है ना, कोई भी जो भी हो उस बच्चे का आपको फर्क ही नहीं पड़ता। सरेंडर जब आप कर देते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, कोई भी रीजन हो सकते हैं कि आप उस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते, तो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, कोई मॉरल पुलिसिंग आपके अगेंस्ट नहीं होगी कि नहीं आप अपने बच्चे को खुद ही पालो। तो ये चीज क्या है, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में लिखी है, कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं दर्ज किया जाता। अब देखिए अबैंडनमेंट वर्सेस सरेंडर ऑफ अ चाइल्ड। अब देखिए अगर जो बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या फिर जो गार्जियन है, ओके वो अगर नहीं बच्चे को मतलब पाल सकते, वही अनफिट है इकोनॉमिकली में भी, तो क्यों आप अबैंडन करते हैं चाइल्ड को? स्पेशली जब आपको ये बात पता है कि भारत में कितने लोग हैं हु आर विलिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। आपको तो डेटा बहुत अच्छे से पता है, हमने अडॉप्शन के टाइम पे कितना कुछ कवर किया है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब आपको पता है कि जितने लोग अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं वो नंबर कितना बड़ा है, उससे जो नंबर बच्चों का अवेलेबल है लीगली फ्री है अडॉप्शन के लिए। ओके, अगर हम देखें सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कैरा है, उसकी अगर हम पोर्टल के डेटा को देखें तो हम देखते हैं कि इन कंट्री अडॉप्शन कितने हुए हैं, अराउंड 3000, मतलब 2991 इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज। और अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करें 2021-22 में, इट इज 414। और एज ऑफ December 16, 2021 ये डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अराउंड कितने लोगों को लीगली फ्री डिक्लेयर किया गया था अडॉप्शन के लिए, कितने बच्चों को, 2430 चिल्ड्रन।
ठीक है। और ये देखिए कि अडॉप्टिव पेरेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में है वो कितने हैं, देखिए अराउंड सिर्फ 2400 बच्चे। और जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो कपल अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कितने हैं, 26,000 के करीब। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिसमैच है। ओके। अब जो अबैंडन चाइल्ड होता है, देखिए वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स द्वारा, जो जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है वो भी कभी कभी अपने बच्चे को ऐसे अबैंडन कर देते हैं, जो गार्जियंस हैं, राइट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हु इज एन अबैंडन चाइल्ड। एन अबैंडन चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड हु इज डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस, वाइल अ सरेंडर्ड चाइल्ड। अब सरेंडर्ड चाइल्ड क्या होता है, जिन्हें रिलैंक्विश किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स, जो उनके कंट्रोल के, माँ बाप के कंट्रोल के बियॉन्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब जो जे एक्ट है, जो डेफिनेटली हर एक तरह का जो लॉ इन फोर्स है कंट्री में उसको ओवरराइड करता है। मतलब जे एक्ट में जो लिखा है वो लॉ है एक्चुअल में। अगर कोई और लॉ सेम बात पे कुछ और कहता है तो जे एक्ट को माना जाएगा, ना कि उस लॉ को। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है जे एक्ट कि कोई भी FIR रजिस्टर नहीं की जाएगी किसी भी बायोलॉजिकल पेरेंट के खिलाफ जब इंक्वायरी चल रही होगी एक अबैंडन या सरेंडर्ड चाइल्ड के माँ बाप तक पहुंचने की, ठीक है। तो पर्पस ये है इस प्रोविजन का जे एक्ट में, ताकि जितने भी एफर्ट्स पॉसिबल हैं पेरेंट्स को ट्रेस करने में, गार्जियंस को ट्रेस करने में, वो किया जा सके विदाउट इनिशिएटिंग एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्शन। ओके। अब देखिए इन्होंने कहा है कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सरेंडर करिए एक बच्चे को रादर देन अबैंडनिंग दैट चाइल्ड। क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी आपकी स्थिति हो, ठीक है, बहुत बारी ऐसा होता है शायद इकोनॉमिकली आप फिट नहीं है, या जो भी, क्या पता आप किसी चीज से भाग रहे हो, ऑलरेडी आपकी फैमिली में किसी चीज का क्राइसिस चल रहा हो, वट एवर मे बी द केस। लेकिन देखिए आप क्या करते हो, जब आप किसी बच्चे को ऐसे छोड़ देते हो, अबैंडन कर देते हो, तो बच्चे की लाइफ को एंडेंजर्ड करते हो। जब आप सरेंडर करोगे CWC एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, राइट। तो एक गारंटी है आपके पास कि बच्चे का केयर होगा प्रॉपरली, जब तक वो प्रॉपरली उसके लिए एक विलिंग पेरेंट नहीं मिल जाता उसके अडॉप्शन के लिए, फिर आगे भी केयर ही होगी उस बच्चे की, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोस्ट रीजंस लिखे हैं कि कौन से होते हैं, बच्चे को क्यों अबैंडन किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, बहुत बार शायद जो सिंगल मदर्स होती हैं या किसी भी तरह से वो जो स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा, उसको नहीं झेल सकती तो वो अबैंडन कर देती हैं। या फिर एक रिश्ते का ब्रेक डाउन हो जाना, डिवोर्स हो जाना, या फिर लिव इन पार्टनर्स के साथ आपका जो है मतलब सेपरेशन हो जाना, या जिस भी तरह का, या फिर कोई भी आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही कम है, राइट। तो या फिर आप दोनों ही ड्रग एडिक्ट हैं, दोनों माँ बाप, तो इन तरह के रीजन इन्होंने मेंशन किए हैं। ओके। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे जाननी है कि जो भी इस तरह का बच्चा है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते, इट इज प्रोहिबिटेड, एंड ऑल रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द चाइल्ड आर टू बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल बाय द CWC। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो देखिए फिर इतना जब इतने तरह के आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन मेजर्स दिए हुए हैं, तो फिर माँ बाप को डरने की जरूरत ही नहीं है, आप सरेंडर कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो देयर शुडंट बी एनी नीड टू फियर अबाउट, ओके। और ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्शन तो आपका माना ही नहीं जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, अवेयरनेस इज द की। देखिए सबसे बड़ा जो रीजन होता है, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर अबैंडनमेंट, इज लैक ऑफ अवेयरनेस कि लॉ आपको क्रिमिनल नहीं मानता, कोई आपको डंडे नहीं मारेगा अगर आपने बच्चे को आके दे दिया, किसी को सरेंडर कर दिया एक वेल डिफाइंड गवर्नमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस बारे में। देखिए इन्होंने कहा है, ये बात बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, कि जब भी इस तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, अगर आप गाँव में बात करें या कैसे भी, तो एटलीस्ट जो आशा वर्कर्स होती हैं उन्हें पता होता है कि ऐसा कुछ है। अब बच्चे को पैदा करवा रहे हैं तो खुद से तो नहीं पैदा कर लेंगे, दाई माँ होगी या फिर कोई आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो इनका ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है इन वर्कर्स का जो विलेजेस में, तो फिर ऑब्वियसली आप एडुकेट भी कर सकते हैं। जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, दाई माँ हैं, वो एडुकेट कर सकती हैं, सेंसिटाइज कर सकती हैं नॉर्मल पॉपुलेशन को कि आप देखिए अबैंडन मत करिए, ठीक है। अगर आपकी स्थिति किसी भी तरह की इस तरह से हो जाती है तो फिर आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अवेयरनेस लिखने के अच्छा आप उसको डिटेल लिखिए कि अवेयरनेस क्रिएट कौन करेगा, आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स करेंगी, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है विलेजेस में। ओके। रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग दोज मोनोटोनस पॉइंट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस, ये ऑलरेडी हर जगह लिखा होता है ये चीज, ठीक है।
although the surrender deed is to be executed before the CWC, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो CWC कहाँ है या कैसे भी, मतलब इतनी अवेयरनेस ना हो तो जो पेरेंट है जो या फिर गार्जियन है वो किसी पुलिस ऑफिसर के पास चले जाएं, किसी IAS ऑफिसर के पास, किसी पब्लिक सर्वेंट के पास, चाइल्ड लाइन सर्विस पे कॉल कर लें या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड NGO के पास चले जाएं। इस तरह से आप किसी को भी अगर कॉन्टैक्ट करेंगे वो आपको बता देंगे कि देखिए आप कहाँ सरेंडर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ओके, एंड इट शुड डेफिनेटली बी द ड्यूटी ऑफ सच एन अथॉरिटी और ऑफिसर कि वो इस तरह का केस अगर उनके पास आता है, कभी बीच में करप्शन हो जाए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहने को बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे मिस्टर मोदी ने भी तो अभी बहुत रिसेंटली कहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो दे आर वर्किंग इन द गाइज ऑफ सोशल वर्क बट दे आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज लाइक ट्रैफिकिंग, तो बच्चे की कभी ट्रैफिकिंग ना हो जाए, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अथॉरिटीज की कि आप इंश्योर करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपके पास रिपोर्ट आई आप CWC के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करें। ठीक है, ये और देखिए ये बात आपको एक और फैक्ट यहाँ से मिल जाता है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते कि इस तरह की अबैंडनमेंट हुई है प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर अंदर, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जब एक अथॉरिटी को पता है और आपने रिपोर्ट नहीं किया, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, अब देखिए इन्होंने लिखा है कि इसीलिए वाइडर पब्लिसिटी होनी चाहिए जितने भी JJ एक्ट के प्रोविजंस हैं, ताकि किसी बच्चे को इस तरह से कोई भी रिस्क ना झेलना पड़े। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। देखिए ये जो है इट इज एक्चुअली अ वेरी डेटा बेस्ड थिंग। मैंने इसमें कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हें मार्क किया है क्योंकि आपके लिए भी वही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इन्होंने चार्ट्स के थ्रू ये डेटा बेसिकली लिया है, चार्ट्स के थ्रू इन्होंने बेसिकली डिराइव किया है इस डेटा को, पर आई वुड एक्चुअली read certain points जो आपको मैं भी suggest करूंगी, you should note them down, और if you are reading the physical newspaper just mark it and keep the cutting with you, क्योंकि ईरान के जो प्रोटेस्ट चल रही है या ईरान का कुछ भी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान की जो हिस्ट्री है इट इज फुल ऑफ प्रोटेस्ट, तो कुछ ह्यूमन राइट्स पे आपको एक आधा पॉइंट आना चाहिए विद डेटा। ठीक है, अब देखिए क्या डेटा हमें पता चलता है। वैसे तो ईरानियन विमेन जो है, लार्जली जो ईरानियन विमेन है दे आर लिटरेट, 81% ऑफ ईरानियन विमेन आर लिटरेट, लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम की सिचुएशन है इट इज रिलेटिवली पुअर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो हम इतना अनरेस्ट देख रहे हैं महसा अमीनी के बाद, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं जिस तरह की, it is not ending, the protests are not ending। आज भी I was just watching a video in that a girl was like dancing in a frenzy to actually depict her dissent against the Khomeini, Ayatollah Khomeini। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये करंट अनरेस्ट जो हो रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो लिटरेट ईरानियन विमेन है उनमें काफी ज्यादा सोशल अवेयरनेस है। आपको देखिए पता है कि बाकी कंट्रीज में फ्रीडम है, तभी तो आप फ्रीडम की मांग रख रहे हैं। आपको पता है कि इट गोज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड दैट इज व्हाई यू आर पुटिंग इट अप। ओके, तभी क्योंकि आप लिटरेट हैं। और देखिए लेकिन बात यह है कि और जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट सिर्फ महसा अमीनी तक ही सीमित नहीं है, और भी इकोनॉमिक सिचुएशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जो लड़कियों को अब वहाँ पे इतनी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ये सारे मुद्दे भी रखे जा रहे हैं। देखिए मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो रजीम है, आई टेल यू व्हाट, थोड़ा सा मैं एडिशनल कुछ बताऊंगी आपको यहाँ पे। जो रजीम है, करंट रजीम, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हमने देखे हैं। काफी सालों से हम देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में पिछले कुछ सालों से। as far as I remember, I have been reading on these things from a very long time now। हमने देखे थे 2017-18 में भी, 19 में भी प्रोटेस्ट देखे थे। देखिए बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी कभी न्यूज़पेपर्स में जब न्यूज़ आया करती थी इन्फ्लेशन की, स्पेशली जब ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया जैकपोआ से, यानी कि वो जो न्यूक्लियर डील से, फिर सैंक्शंस दोबारा लग गई, फिर उसके बाद मतलब जैसे जो फोटोज आया करती थी न्यूज़पेपर्स में, तो इतने बड़े बड़े नोटों के बंडल लेके जाते थे जो आम आदमी थे ईरान के, क्या लेने, एक छोटा सा आटे का पैकेट लेने, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी है। जो एक छोटी सी चीज है जिसको शायद आप पहले 1 रुपए में खरीद सकते थे, आप उसमें कम से कम 100 रुपए लगता है। 100% से भी ज्यादा वहाँ की इन्फ्लेशन चल रही थी उस टाइम पे। अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, क्योंकि जब आपने सैंक्शन ही लगा दे, इंपोर्ट आप कुछ कर नहीं सकते, ईरान के साथ कोई डील कर नहीं सकता, तेल उनका कोई खरीद नहीं सकता, तो फिर मतलब उस कंट्री का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज, ईरान की जो पर कैपिटा GDP है 2020 में, इट वाज लेस देन $3000।
ओके, विच इज वेरी लेस। ओके, अगर हम बात करें फिर इसकी वजह से जो ईरान की पोजीशन है 204 कंट्रीज में से ईरान की 148 पोजीशन आती है। और इनका जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो है, मतलब पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, किनके पास काम है एक्चुअल में, वो भी बहुत पुअर है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयड है यूथ यहाँ पे। तो डेफिनेटली यूथ भी प्रोटेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये प्रोटेस्ट जो है डेफिनेटली कोइंसाइड करती है जिस तरह की सैंक्शंस इंपोज की गई हैं यूएस द्वारा पिछले कुछ सालों में। देखिए सैंक्शंस ऑलरेडी लगी हुई थी, फिर बराक ओबामा आए, बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, ईरान ने कहा। उसके बदले में Mr. Obama said, okay, fine, okay, you no more a nuclear threat to us and the other West Asian countries. That's okay. So we will lift up the sanctions from your country as well. तो फिर चीजें सुधर गई थी। एक्चुअल में हमने ऑन ग्राउंड पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे थे कि कैसे उनके एक्सपोर्ट्स भी राइज कर गए, कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा। पर अभी वो फिर दोबारा बर्बाद हो गया ट्रम्प के स्टेप के बाद। तभी तो देखिए जो वियना टॉक्स चल रही हैं, अब वो लोग काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए अपनी पोजीशंस में तैयार हो गई है ईरान। क्योंकि देखिए आप आयतुल्ला खुमैनी जो है, ठीक है उनकी अथॉरिटी कुछ भी हो, जब जनता अगर पागल हो गई तो यू कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग टू देम। यू नो, इफ दे डोंट सपोर्ट व्हाट यू से, देन you can't really be saying anything. You know, whatever you say loses the legitimacy. Okay, अब 2009 में हमने क्या देखा, ये over 3 million जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, दे टुक टू द स्ट्रीट्स ऑफ तेहरान, यानी कि ईरान की कैपिटल, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इरेगुलरिटीज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये भी हमने देखा था। ठीक है, अब ईरान की अब हम देखें तो पॉलिटिकल राइट्स में लोग तो बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी, कि हम देख सकते हैं 193 में से 157 नंबर पे है, ये रैंक इनकी 157 है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फिर जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, बेसिक राइट्स ही नहीं दे रहे आप। ओके, प्रेस फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रेस ही नहीं है वहाँ पे, आप बोल ही नहीं सकते खिलाफ बहुत ज़्यादा, जिस तरह के लॉज वहाँ के हैं उनके खिलाफ। ठीक है, और जो मेथड्स यूज़ किए गए हैं ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा जब प्रोटेस्ट कोई होता है उनको क्वेल करने के लिए, तो ये भी आपको पता है ब्रूटल फोर्स यूज़ करना जो अभी भी हो रहा है। इतने लोग मर क्यों रहे हैं, क्योंकि इतना फोर्स यूज़ किया जा रहा है प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए। जो आप मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, डिजिटल क्रैकडाउन, इनफैक्ट इंटरनेट नहीं यूज़ करने देते, बहुत कुछ। ठीक है, ईरान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात करें तो इट इज पुअरेस्ट अमंग द पुअरेस्ट इन द वेस्ट एशियन रीजन, क्योंकि इनके नीचे सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, इराक और यमन। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये चैंपियन है, मतलब नंबर 1 पे अगर हम देखें तो। ओके ईरान की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें 1950 से लेकर 2019 तक के बीच में कितना है, इट ड्रॉप टू द लोएस्ट आफ्टर 1979, क्योंकि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद फाइनली जिस तरह के अभी हम प्रॉपर हिजाब के ना होने पे मॉरल पुलिसिंग देख रहे हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के जो लॉज थे, जो प्रॉपर प्योर इस्लाम जो मतलब ये लोग कहते हैं कि हम उसको अपना रहे हैं, पर उसके नेम में, आप उसके नाम में जो भी आप लॉ अपना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप फोर्स नहीं यूज कर सकते। ये बात शुड एक्चुअली बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी रिजीम। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। ऑलराइट, अब देखिए ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके थे, तो आई विल स्किप दिस। मैंने जितना यहाँ पे लिखा है ना, इससे कहीं गुना अच्छे तरह से आपको प्रॉपरली सब कुछ बताया था। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की रूट्स क्या है, कैसे जॉर्जिया मेलोनी, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल, व्हाट हैपेंस टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। देखिए हमें पता है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस में से मीथेन का हमने बहुत सारा लीक देखा है, तो कुछ कुछ यहाँ पे ब्रीफली लिखा है इस चीज के बारे में। देखिए 4 लीक्स रिपोर्ट की गई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस में, जो लिंक करती है रशिया और यूरोप को। अब हमने ये लीक्स कब से देखी है, सितंबर 26 से। इनमें से जो 2 लीक्स हैं वो स्वीडिश वाटर्स में हुई हैं, और जो बाकी बची हुई 2 लीक्स हैं वो रिपोर्ट की गई हैं डैनिश वाटर्स में। तो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा है कि ये जो सैबोटाज हुआ है इस तरह का, इसके पीछे डेफिनेटली रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का हाथ हो सकता है। ओके, और देखिए, और जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो रप्चर्स हैं
उनका बेसिकली जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि जिस रीजन में ये हुआ है रप्चर पाइपलाइन का, दैट कम्स फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो रशिया ने क्या कह दिया, रशिया ने कहा कि देखिए क्या है बेसिकली कि कौन कर रहा है, ये यूएसए कर रहा है, यूएसए कर रहा है ताकि और ग्रस्त हो जाए और रशिया के अगेंस्ट हो जाए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, इनका ये कहना है। और फिर उसके बाद उनको थक हार के किस पे डिपेंडेंट होना पड़े, यूएसए पे एनर्जी अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो आप ये सब कुछ यूएसए कर रहा है, दिस एंटायर गेम इज दैट ऑफ यूएसए। ठीक है, रशिया ने ये कहा है। अगर हम देखें कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं क्या, पाइपलाइंस बोला मैंने, मतलब 2 पाइपलाइन है इधर, क्योंकि देखिए जो है $7.1 बिलियन नॉर्थ स्ट्रीम 1 सब सी पाइपलाइन, यानी कि सी के अंदर, अंडरग्राउंड, ओके, तो अंडर वाटर बेसिकली। तो ये ऑपरेशनल है कब से, 2011 से। ठीक है, और ये लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई रूट है रशियन गैस का यूरोप तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो रशियन स्टेट ओन्ड गैस कंपनी है, ये बात आपको पता है, गैसप्रॉम, ये एक मेजॉरिटी ओनरशिप ओन करता है इस पाइपलाइन में, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में। ओके, लेकिन बात क्या है, देखिए इट वाज रनिंग एट जस्ट 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है February 24 से लेके अभी तक। मतलब कुछ समय तो चला सही से, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट 20% कैपेसिटी पे ही रन कर रहा था। ओके, इन अर्ली सितंबर फुली कट। देखिए क्या हुआ फिर अर्ली सितंबर में, क्या हुआ कि रशिया ने क्या बोला, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए हमें 3 दिन के लिए ना मेंटेनेंस करनी है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की, तो 3 दिन वो, फिर 3 दिन के बाद 4 दिन हो गए, फिर वीकेंड आ गया, फिर उसकी भी छुट्टी, फिर उन्होंने कहा अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना टाइम लगेगा, एंड वी स्वेयर ऑन गॉड दिस इज जस्ट अ मेंटेनेंस इशू, हम कोई गेम नहीं प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। बट दैट वाज ऑल अ होक्स। एक्चुअल में रशिया उनको कंपेल करने की कोशिश कर रहा था यूरोप को कि देखिए अब आप विंटर्स में ठिठुरिए, कोई बात नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दीजिए यूएसए का साथ, आप दीजिए यूक्रेन का साथ। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पे, वाई 40% ऑफ यूरोप्स पाइपलाइन गैस केम फ्रॉम रशिया बिफोर द वॉर। अगर हम वॉर से जस्ट पहले की बात करें तो जितने भी यूरोप की पाइपलाइन गैस है जो उन्हें ठंड से बचाती है, इतनी ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वहाँ पे, वो 40% उसका रशिया से आया करता था। लेकिन वॉर के बाद हम देखें तो नंबर स्टूड एट जस्ट 9%। ओके, तो अगर हम बात करें नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की, तो इसका अगर हम वर्थ देखें, इट इज वर्थ $11 बिलियन। इसको कंप्लीट तो कर दिया गया था 2021 में, पर इसके कमर्शियल ऑपरेशन कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो देखिए इन इफेक्ट हमें क्या पता चलता है कि दोनों ही पाइपलाइंस वर नॉट रनिंग कमर्शियली जब ये लीक हुई, क्योंकि वो तो मेंटेनेंस के इशू कह के 1 पाइपलाइन तो उसको बंद किया हुआ था, और ये वाली दूसरी पाइपलाइन के कमर्शियल ऑपरेशंस कभी स्टार्ट ही नहीं हुए। तो दोनों ही नहीं चल रही थी जब ये लीक हुए। ठीक है, तो लेकिन नहीं चल रही थी, ऑपरेट नहीं कर रही थी, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही थी गैस को, लेकिन उन पाइपलाइन में तो दे हेल्ड मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस। ओके, सो दे स्टोर्ड लॉट ऑफ गैस विद इन देमसेल्व्स। तो तब लीक होगा तो वो गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या है एक्सटेंट ऑफ डैमेज, करेक्ट डैमेज का। जो डेनमार्क की डिफेंस अथॉरिटी है उन्होंने रिलीज किया है कि देखिए आप फुटेज देखिए जिसमें इतने सारे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द सी, ऑब्वियसली रिजल्टिंग फ्रॉम द गैस स्प्यूइंग फ्रॉम द पाइपलाइंस। ऑब्वियसली जब गैस पानी के अंदर इस तरह से लीक होगी तो क्या बबल्स ही बनेंगे ना, और फिर ऊपर तो उठ के आएंगे डेफिनेटली, कितना इन्वायरमेंट को भी डैमेज होगा। ठीक है, तब हम देखें वाइल हाफ ऑफ द गैस, इनका ये कहना है, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जितनी भी गैस स्टोर्ड थी, ठीक है, इन पाइपलाइंस में, ठीक है, दूसरी वाली पाइपलाइन के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए लेकिन गैस तो उसमें भी स्टोर थी, तो जो लीक हुआ रप्चर की वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गैस जो उसमें स्टोर थी वो लीक हो गई है। जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो डेफिनेटली बचा हुआ वो भी एस्केप कर जाएगा संडे तक। ठीक है, वो भी लीक कर ही जाएगा। अब इम्पैक्ट क्या होगा इन लीक्स का वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लीक्स together were releasing more than 500 metric tons of methane per hour। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, डेफिनेटली जब नया नया ऐसा ब्रीच हुआ, नया नया रप्चर हुआ, तो इनिशियली कुछ घंटों तक तो इतना ज़्यादा
पर आवर का रिलीज होता रहा, पर डेफिनेटली जो फ्लो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ विद टाइम. नाउ व्हाट हैव द इंटरनेशनल बॉडीज सेड. अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, यूक्रेन ने कहा है, देखिए ये जो अटैक है ये टेररिस्ट अटैक है. बेसिकली ये जो रप्चर हुआ है इट इज नॉट एज अ नॉर्मल रप्चर नहीं है, ये इट इज अ टेररिस्ट अटैक. और ये किसने किया है? डेफिनेटली इट इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन टूवर्ड्स द EU प्लान्ड बाय रशिया. एंड दिस इज समथिंग हम एंटिसिपेट कर ही सकते थे इस तरह की स्टेटमेंट को तो यूक्रेन से. अब देखिए रशिया ने क्या कहा है. रशिया ने भी इनको टेररिज्म ही बोला है, इस अटैक को टेररिज्म ही बोला है, पॉसिबली बाय अ स्टेट एक्टर. तो इनका किस तरफ हिंट है? इनका हिंट है USA की तरफ. ठीक है, अगर हम बात करें EU या फिर नेटो की, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है लीक्स को एज एक्ट्स ऑफ सैबोटेज. लेकिन इन्होंने किसी कंट्री को स्पेसिफिकली रशिया को नेम नहीं किया है, किसी भी कंट्री को. इन्होंने बोला है बस ये वीकन करने की कोशिश की है हमारे पोजीशन को. ठीक है, अब US ने क्या बोला है? US ने भी किसी को स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं किया है. जो अगर हम जेक सुलिवान की बात करें, जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि देखिए हमारी जो कंट्री है, हमें तो नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन जो USA है वो कमिटेड है यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में. तो देखिए क्या ही पॉलिटिक्स है यहाँ पे, दैट तो वी डोंट इवन नो. Okay, so let's just have a look here. Nobody can doubt India's feelings for Afghans, says Jay Shankar on student visas. Now, this becomes very important. ऑलराइट, देखिए क्या हुआ. एस जयशंकर ने क्या कहा है संडे को, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने देखिए कितने सारे वीजास को, सारे ही वीजास को जो अफगान स्टूडेंट्स को दिए गए थे, जो यहाँ पढ़ने आने वाले थे, उनको जो अपनी स्टडीज यहाँ परस्यू करने वाले थे इंडिया में, उनको आपने बिल्कुल सारे वीजास को कैंसिल ही कर दिया. तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? अराउंड आई थिंक 2500 बच्चे हैं जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड है काफ़ी, कि नहीं पढ़ पा रहे. तो इन्होंने बोला है कि देखिए कोई भी जो भारत की फीलिंग्स हैं अफगान लोगों के लिए, वो उसको डाउट ही नहीं कर सकता. वी फील वेरी स्ट्रांगली फॉर दोज पीपल. इन्होंने ये बोला है. देखिए क्या हुआ है एक्चुअल में, तालिबान टेक ओवर के बाद आपको पता है कि हमने कैंसिल किए थे वीजास को बहुत ही इमरजेंसी पर्पसेस के लिए. अब देखिए न्यू दिल्ली ने सारे रिवोक तो कर दिए थे प्री एग्जिस्टिंग, जिनको भी वीजा ग्रांट किया गया था, जितने भी अफगान सिटीजन थे उनको, लेकिन उन्होंने एक नया इमरजेंसी वीजा प्रोसेस को भी लॉन्च किया था. ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता है, जिसमें सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदूज और सिख्स को अलाउ किया गया था जो तालिबान रजीम को फ्ली करना चाहते थे. ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्या लिखी है कि जो 2500 स्टूडेंट्स हैं जो दे रिमेनिंग इन अफगानिस्तान हैव बीन इशूड एनी, दे वर नॉट इशूड एनी वीजाज. ओके, अब देखिए जो डिनायल है आपको पता है, फिर इसके बाद हमने बहुत सारी प्रोटेस्ट देखी. अफगान एम्बेसडर ने भी दिल्ली में एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट एग्जिबिट की. एक रीसेंट डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखी, जो इंडियन एम्बेसी अभी रिसेंटली काबुल में जून में दोबारा रीओपन हुई, उधर भी उसके बाहर भी हमने प्रोटेस्ट देखी बच्चों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा. ठीक है, तो इन्होंने देखिए कैसे जस्टिफाई किया है, राइटली सो. इन्होंने कहा है मिस्टर जयशंकर ने कि देखिए एक सिचुएशन ऐसी थी जब हमें बहुत ही तेजी से, बहुत ही हायर पेस पे अपनी एम्बेसी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा था. हमें हमारी प्रेजेंस ही नहीं थी जब ग्राउंड लेवल पे, कि हम वहां पे स्थित ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है फिजिकली भी, तो वेरीफाई कैसे करेंगे क्या क्या है, क्या देखेंगे. इतनी सारी अनसर्टेनिटी थी कि किसका पासपोर्ट किसका है, किसका वीजा किसका है, इतने तरह के रियल इश्यूज उस टाइम पे थे. एंड दैट इज ट्रू. ओके, कुछ भी उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आ रहा था. ओके, तो देखिए मिस्टर जयशंकर ने कहाँ बोला है, एक सेशन हुआ है वडोदरा में, किस पे, राइजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड पे, जहाँ पे एक अफगान स्टूडेंट ने जिनका नाम है मोहम्मद अली इरफान, उन्होंने जो गुजरात में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा ऑन बिहाफ ऑफ दीज 2500 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ओके, फिर इन्होंने यही कहा, इंडियाज फीलिंग्स फॉर अफगान पीपल नोबडी कैन डाउट. और ये कुछ बोला कि देखिए आप वेट करिए एक लेवल ऑफ ट्रस्ट और एफिशिएंसी के लिए, हम डेफिनेटली वी विल कम अप विद सम काइंड ऑफ वीजा स्कीम और स्ट्रैटेजी as soon as possible. ओके, फिर देखिए बेसिकली जो अफगान के डिप्लोमेट है उन्होंने कैसे यहाँ पे अपनी पोजीशन को एक्सप्रेस किया है कि कोई भी अफगान सिटीजन ने आज तक कोई भी मेजर टेरर अटैक कहीं भी किसी भी कंट्री में कंडक्ट नहीं किया है. तो आप इन मासूम बच्चों को जो एक्चुअल में सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उनको अननेसेसरली सस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे, क्योंकि दिल्ली ने क्या बेसिकली कंसर्न व्यक्त किया था, सिक्योरिटी का कंसर्न, कि इसीलिए हमने किसी को वीजा नहीं दिया किसी भी बच्चे को. ओके, देखिए अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो जो हमने पढ़ा सो पढ़ा, देवर एक्चुअली डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस एंड जस्टिफिकेशन फ्रॉम आवर डिप्लोमेट अबाउट एन इशू.
दैट्स अनदर थिंग। पर देखिए बेसिकली इसकी लार्जर पिक्चर क्या इमर्ज होती है कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं कि एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि क्या ये जो डिसीजन आपने सिर्फ और सिर्फ वीजाज दिए अफगान सिख्स और हिंदूज को, क्या ये मोदी गवर्नमेंट की जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जितने नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज होंगी कहीं पे भी उन्हीं को सिर्फ ग्रांट करेंगे यहाँ पे आने की परमिशन, क्या ये उसी का एक पार्ट है? ऑब्वियसली सीएए के तो अभी तक रूल्स भी नहीं बने तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगी, बट दिस वॉज द लार्जर क्वेश्चन। Okay, UK firms ask India to unravel frustrating red tape, take broader view on lending norms। देखिए ये किस चीज का आपका पार्ट बन जाता है, ये आपका पार्ट बन जाता है कि कैसे आप बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया से रिलेटेड उनके क्या कंसर्न्स है। वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, अगर एक क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, किन फ्रंट्स पे इम्प्रूव करेंगे, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने क्या क्या बोला है कि बहुत सारे लीगल यानी कि लॉज रिलेटेड और बहुत सारे रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स हैं इंडिया में जो डेफिनेटली एक सोर्स है फ्रस्ट्रेशन का इन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपना यहाँ पे ऑपरेशन लाएं, पहले तो सेटअप करें और फिर उसके बाद उसको एक्सपैंड करें। देखिए क्योंकि लैंड एक्विजिशन इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, यहाँ पे आप लैंड नहीं ले सकते, ऑब्वियसली बड़े सारे इश्यूज हैं, देखिए बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं, आप लैंड एक्वायर ऐसे नहीं कर सकते, लोगों को बेघर नहीं कर सकते, जब रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो फिर आप लैंड एक्विजिशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करोगे, लैंड एक्वायर करने में ही दिक्कत करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ और कस्टम्स क्लियरेंस यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह का जो भी है वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, तो दीज आर दी एरियाज विच रिमेन प्रॉब्लमेटिक। ये किसने बताया है, किस पे बताया गया है, बेसिकली यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा कन्वे किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इन्होंने बोला है कि देखिए आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, देखिए क्या होता है कि जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ती है, ये बात आपको पता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंने आपको बताया था कि हर एक बैंक को जो कुछ कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटी पे लोन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि शायद वो लोग इतनी जल्दी आपको वापस ना कर पाए, लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस देना कि आप भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इसीलिए उनको प्रायोरिटी पे लोन दिया जाता है। बैंक्स तो नहीं देना चाहते, देखिए एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका तो पता भी नहीं है कि पेइंग बैक कैपेसिटी है भी कि नहीं है बहुत बैंक्स को, पर उन्हें देना पड़ता है डेफिनेटली जो सरकार की तरफ से एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का PSL के जो नॉर्म्स हैं वो कहते हैं। तो देखिए कुछ कुछ नॉर्म्स फॉरेन बैंक्स पे भी, जो फॉरेन बैंक है जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उन पे भी है, तो इन्होंने कहा कि उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा लैंड तो हम प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही कर देते हैं, वो भी एक दिक्कत है। इक्विटेबल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होती, आप अपने प्रोडक्ट्स की या कुछ कुछ बाकी प्रोडक्ट्स की टैक्स फेवरेबल है और हमारे जैसे लोगों के लिए टैक्स फेवरेबल नहीं है, ठीक है ये चीज़। और इन्होंने बहुत सारी और इस तरह के इश्यूज को रखा है। सबसे बड़ा इशू देखिए जो UK US को हमसे है वो है IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बेसिकली अगर आप पेटेंट अगर हम देखें तो आपने कोई इनोवेशन की, आपका दिमाग है, आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपने कुछ बनाया तो आप उसको पेटेंट करवा लेंगे, या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है राइट, कि कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। आप एक यूनिक चीज़ आप लेके आए हो तो उसको कोई कॉपी कर लेगा, या फिर उस तरह का किसी और ने भी आइडिया ले लिया, सब कुछ करने शुरू हो गए, तो फिर आपकी इनोवेशन तो बर्बाद हो गई, आप तो अपने उसके लिए ब्रांड के लिए जाने ही नहीं जाओगे ना, वो तो इतने सारे खुल गए फिर। तो ये चीज़ है जो बेसिकली जो बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी कहते हैं कि क्या होता है ना हमारे यहाँ पे बेसिकली जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब वगैरह, उसमें क्या होता है जैसे अगर कोई UK का प्रोडक्ट है फिर वो UK के प्रोडक्ट की ना फेक प्रोडक्ट बना देंगे, या काउंटरफीट यानी कि बेसिकली जो आप कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी बहुत हद तक हम देखने के लिए मिलते हैं, और सब आपको पता है, मुझे भी पता है। तो ये लोग बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि सही नहीं है ऐसे, तो आप इनोवेशन को डिसफेवर कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। फिर हम क्यों इन्वेस्ट करें जब हमारी इनोवेशन को प्रोटेक्ट ही नहीं करते, तो है ना, क्योंकि इंडिया में तो काउंटरफीट सेल्स हम बहुत देखते हैं। ओके, काउंटरफीट नोट्स ही इतनी बड़ी चीज़ थी कि उसके लिए डीमोनेटाइजेशन कर दी सरकार ने, तो काउंटरफीट तो चीज़ों का क्या ही कहना, ठीक है। इंडिया और UK की अगर हम बात करें तो दे आर डेफिनेटली वर्किंग टू सील अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, FTA बहुत ही जल्द साइन करने वाले हैं। तो देखिए इसके चलते हुए डेफिनेटली जो उन इन्वेस्टर्स का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड आपको स्टेप्स लेने हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड तो बढ़ा लीजिए लेकिन इन्वेस्टमेंट
एनवायरनमेंट भी सिक्योर प्रोवाइड करिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे लिखी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक पॉइंट भी बनती है, डुप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन। देखिए क्या होता है, जो सेट ऑफ रेगुलेशंस है, सेम मुद्दा सेम चीज़ पे आपको दो जगह से परमिट्स चाहिए। देखिए कुछ कुछ जो होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं, जैसे फूड आता है उसमें, लेबर आती है, एनवायरनमेंट आता है, पर्सनल केयर आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है वो भी, और जो बेसिकली जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उस पर गवर्न करती है और रेगुलेट करती है। तो पहले आप वहां से भी परमिशन लो, फिर उनसे भी परमिशन लो, अननेसेसरी कॉस्ट, अननेसेसरी डिलेज। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इन एसेंस आर रिकमेंडेशन। सो व्हाट आर देयर रिकमेंडेशंस? दे रेकमेंड दैट यू प्लीज रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह के हमें परमिट्स लेने पड़ते हैं ब्यूरोक्रेसी से, राइट, और करप्शन वगैरह भी आप रोकने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करिए लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज को, टैक्सेशन को सिंपल करिए, डेवलप करिए वर्ल्ड क्लास आईपी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट्स, और एंश्राइन करिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को भी। Okay, so this becomes a sort of a summing up paragraph. India condemns vandalism at Bhagavad Gita Park in Canada, seeks a prompt action. देखिए ये चीज आपको पता है, डायस्पोरा, हाउ डायस्पोरा इज बिकम, इंडियन डायस्पोरा इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि कैसे कनाडा में रेफरेंडम करवाया गया है जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ब्रैम्पटन में, ओंटारियो में, जिन्होंने वोट किया कि हम खालिस्तान चाहते हैं, सेपरेट पंजाब वाला एरिया जो हिंदुस्तान का है, विच शिमला हैज इट्स कैपिटल। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो हमने कन्वे किया उधर। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो कैन नॉट डू एनीथिंग, देयर प्रेसिडेंट कैन, देयर प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज उनका जो सपोर्ट बेस है वो है ही पंजाबी वहाँ के। तो जब आप समझ रहे हैं ना, फिर वो अपने जो इलेक्टोरेट है उसको क्यों नाखुश करेंगे कुछ बोल के। उन्होंने तो कह दिया साफ कि देखिए मैं अपने सिटीजन्स का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं ब्रीच कर सकता, ये तो उनकी मर्जी है, वो जो करें करे। ठीक है, ये हमने देख लिया कनाडा का। ओके कनाडा में हमने बहुत रिसेंटली अभी देखा था स्वामी नारायण टेम्पल पे क्या हुआ था, वहां भी हमने वैंडलिज्म देखा था। देखिए वैंडलिज्म आपको पता है ना क्या होता है? वैंडलिज्म मतलब होता है कि आप जान पूछ कर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी भी इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको आप खराब कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, या तो तोड़ दोगे या फिर कुछ खराब कर दोगे लिख के बहुत ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, दिस इज नोन एज वैंडलिज्म। मोस्टली तो वायलेंट ही होता है इस तरह का एक्ट। तो स्वामी नारायण टेम्पल में आपको पता है टोरंटो में क्या हुआ था सितंबर में अभी, इन्होंने क्या किया था बेसिकली, ग्राफिटी मैंने आपको बताया था, लिख दी थी कि वो नहीं होते स्प्रे से पेंट करके चले जाते हैं दीवारों पे, तो उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था कई लोगों ने। तो फिर इंडियन हाई कमीशन ने तब भी कहा था। तो देखिए कनाडा, फिर यूके में हमने क्या देखा, यूके में इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप था, जो वर्ल्ड क्रिकेट जो क्रिकेट का जो मुद्दा था, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, वो कहाँ हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट बन गया एक, और कैसे किस तरह की आपस में हमने दिक्कतें देखी लेस्टा में यूके के। तो ये चीजें हैं जो इमर्ज हो रही हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लोजली लुक एट। ठीक है, तो अब फाइनली एक और चीज क्या इमर्ज हुई है कनाडा में, इंडिया ने संडे को कंडेम किया है एक वेंडलिज्म के एक्ट को, जो एक रिसेंटली देखिए एक पार्क खुला है वहां पे, श्री भागवत गीता पार्क कनाडा के ब्रैम्पटन में। तो वहां पे देखिए बेसिकली फिर हमने क्या कहा, वहां पे हमने वैंडलिज्म देखा, जो सिंबल्स ऑफ हिंदू आइडेंटिटी थे उनको वैंडलाइज किया गया। तो देखिए अब क्या किया है, हमने अर्ज किया है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, जो भी परपेट्रेटर्स हैं इन तरह के हेट क्राइम के। डेफिनेटली यू हेट दोज पीपल एंड हेंस यू डू समथिंग अगेंस्ट देयर रिलीजियस थिंग्स। अब देखिए रिलीजन भी कैसे, रिलीजियस इंडियन डायस्पोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे आपको पता है, प्रताप भानु मेहता का ये कहना है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ही बड़े एक राइटर भी हैं, जिन्होंने ये कहा देखिए इंडियन गवर्नमेंट का भी स्पेसिफिकली ये मेंशन करना कि आप हिंदूज के अगेंस्ट, इंडियन कम्युनिटी भी लिखा जा सकता है जब आप कुछ कन्वे कर रहे हैं, पर आप हिंदू कम्युनिटी लिखते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करिए, ये भी एक गलत मैसेज सेंड करता है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो ये चीजें तो जस्ट लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इन्होंने फाइनली ये चीज कही है, जो जिसका पहले नाम ट्रॉयर्स पार्क हुआ करता था, पर इसको फाइनली फ्रेश लुक देके थोड़ा सा मेंटेनेंस करके श्री भागवत गीता पार्क दिया गया है। देखिए जो बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स सेल कन्वीनर है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट टू टेल यू कि एक्चुअल में क्या है ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन।
इसीलिए स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। तो इन्होंने क्या कहा है, ट्वीट किया है कि हमारी पार्टी का अब देखिए बहुत ही कंसर्न है जिस तरह का जो ब्रैम्पटन की जो लोकल अथॉरिटी है, यानी कि जो वहाँ के मेयर हैं जिनका नाम पैट्रिक ब्राउन है, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया। देखिए उन्होंने एक्नॉलेज किया अपनी एक ट्वीट में कि जो पार्क है उधर वैंडलाइज किया गया है, वैंडलिज्म हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक्नॉलेज भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप किसी तरह का एक्शन नहीं लेते। ये कह देने से क्या हो जाएगा कि ये हेटरेड क्राइम अच्छी बात नहीं है, करो भी तो सही कुछ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा ट्वीट में, वन मोर अटैक ऑन हिंदू सिंबल्स इन कनाडा, वन मोर एम्प्टी ट्वीट फ्रॉम पैट्रिक ब्राउन। तो जो इन्होंने ट्वीट किया इट वाज एन एम्प्टी ट्वीट, क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दी कि कैसे हम स्टेप्स लेंगे, कोई भी इन्होंने नहीं पकड़ा। देखिए अब ये चीज मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशांत किशोर ऑन 3500 किलोमीटर्स पद यात्रा फ्रॉम चंपारण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री का एक पॉइंट यहाँ से हमें पता चलता है कि किस पे हमें फोकस करना है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा है सिविल सोसाइटी। देखिए जब तक प्रशांत किशोर अपनी खुद की एक पार्टी नहीं बना देते तब तक तो ये डेफिनेटली सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है, जो सरकार और सरकार के अलावा जितने भी एनजीओज होते हैं या फिर सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स होते हैं या फिर इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं जो सोशल वर्क करते हैं, तो ये कैसे सरकार के साथ साथ साइमल्टेनियसली एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है आपके सामने। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। जो पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर है, उन्होंने संडे को बेसिकली क्या शुरू की है, 3500 किलोमीटर्स पद यात्रा यानी कि फुट मार्च। कहाँ से, बीतीहरवा गांधी जो आश्रम है जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है बिहार के। देखिए ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 1917 में सत्याग्रह मूवमेंट का लॉन्च किया था मिस्टर गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने, वो यहीं से किया था, बीतीहरवा आश्रम से ही किया था, ठीक है। तो इसीलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि, और किया कब है इन्होंने, अक्टूबर 2 यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के दिन ही, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक यहाँ पे जो आपको नाम याद रखना है, बेसिकली एज एन एग्जाम्पल फॉर यू, नॉट मोर, आई मीन नथिंग मोर देन दैट। तो क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, जन स्वराज यानी कि जन, बेसिकली स्वराज इज लाइक स्वराज यानी कि पीपल्स गुड गवर्नेंस, ओके। सुराज मतलब यानी कि सुर राज इज बेसिकली गुड गवर्नेंस, ओके। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू in the terms of good governance as well. This is a good governance campaign, Jan Suraj, okay. और यहाँ पे देखिए जो पद यात्रा है इट विल लास्ट फॉर अबाउट 12 to 15 मंथ्स, और प्लान क्या है कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा पूरे बिहार की, ओके। बेसिकली क्या इनका प्लान है, इनका स्टेटेड एम क्या है कि ये मिलेंगे, ये दिल्ली या पटना या बेसिक कैपिटल्स में नहीं जाएंगे, लोकल पीपल से मिलेंगे, ताकि उनसे ये फीडबैक ले सके कि आपकी बेसिक इश्यूज क्या है, किस तरह की दिक्कतें आप रोजमर्रा की रोज फेस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको हैंडल किया जा सके। अब देखिए क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे द राइट पीपल टू गेट बिहार अ प्लेस। बिहार के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम सिर्फ बिहार की देखें, जिन्हें हम सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स कहते हैं कुछ कुछ, जिन पे देखिए, तो देखिए क्या होता है जब हम कंपेटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे सारी स्टेट्स आपस में compete करती हैं, जैसे हमने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण देखा, जो अभी कैंपेन, जो बेसिकली इंडेक्स निकलता है कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप जब कंपेयर करते हैं ना, तो आप सारी स्टेट्स को आपस में कंपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका पास्ट क्या है। जब बिहार में इतने साल से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, बिहार के जो इतने साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, वहाँ की एजुकेशन डेवलप नहीं हुई, इतना कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर आप आज कंपेयर उनको नहीं कर सकते बाकी स्टेट से। दे कैन नॉट डू एज वेल एज दी अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला कैन डू, और फॉर दैट मैटर दिल्ली। क्योंकि देखिए पहले तो आप सरकार को एक स्पेशल फोकस देना पड़ेगा बिहार और ईस्टर्न यूपी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, right? Then only you can bring them up at the pedestal of competitive federalism and then only they can compete. तो देखिए उनको इतना सशक्त करने के लिए इन तरह के स्टेट्स को, तो बिहार को क्या किया जाएगा, इनका एम ये है कि 10 डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं भारत की, उनके अमंग इनको प्लेस करवाया जाए। तो ये बेसिकली बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जितने भी एजुकेशन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में जितने भी लोग होंगे उनसे बात की जाएगी ताकि हर फील्ड में डेवलपमेंट हो सके।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गेट रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ एजिटेशन, सत्यपाल मलिक टेल्स फार्मर्स। नाउ इफ यू आर एन एविड न्यूज़पेपर रीडर, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ जनरल न्यूज दैट गोज अराउंड इन आवर नेशन, तो आपको पता है सत्यपाल मलिक जी कौन है बहुत अच्छे से। अगर आप काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं न्यूज को, तो आपको ये पता है कि सत्यपाल मलिक बेसिकली JNK के भी गवर्नर रह चुके हैं, राइट। जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा था कुछ टाइम पे, जब PDP और BJP की जो अलायंस थी वो टूट गई थी, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं वो लगाया गया था। तो ये चीज आपको पता है, तो तब इन्हें भेजा गया था कुछ समय के लिए। तो अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें पता है कि कौन है वहां के, राइट। तो मनोज सिन्हा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो अभी क्या है, देखिए इन्होंने क्या कॉल दी है। जस्ट एक दिन बाद जब इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया एज द गवर्नर ऑफ मेघालय, सत्यपाल मलिक ने टारगेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्होंने एड्रेस किया है एक पंचायत को, एक विलेज में, गोंडा एरिया ऑफ अलीगढ़। इन्होंने कहा है, देखिए गवर्नमेंट ने हमेशा बैक ट्रैक किया है अपने प्रोमिसेस पे, जो उन्होंने कहा कि हम MSP को एक लीगल गारंटी देंगे, MSP जो क्रॉप्स के लिए मिलती है, फार्म लॉस के टाइम पे जो उन्होंने बोला। जैसे कि उन्होंने बोला था जितने भी फार्मर्स जो एजिटेट कर रहे थे, जिन पे केसेस दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस ले लेंगे। इन तरह पे उन्होंने इन तरह के प्रोमिसेस पे खड़े नहीं उतरा है जो केंद्रीय सरकार है। इन्होंने अपील किया है फार्मर्स को कि आप रेडी हो जाइए एक और एजिटेशन के लिए जो हमें गवर्नमेंट के खिलाफ करनी है। देखिए आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रेमाइस कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर MSP का इशू या फिर इस तरह के फार्मर इशूज कैसे हम आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होते देखेंगे, उसके लिए। So I'm just giving you a precursor to all of that, if at all this gets enlarged, okay। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे। बेसिकली इन्होंने बोला कि जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा गवर्नर रह के बिहार का, जम्मू कश्मीर का, गोवा का, तो देखिए इन्होंने कहा कि जब भी मैं करप्शन का इशू उठाता था और फिर मुझे ट्रांसफर कर दिया जाता था। और PM देखिए जो क्या है वो चूज करते हैं करप्शन को सपोर्ट करना रादर देन मी, जो लोग मतलब बेसिकली करप्शन के खिलाफ उंगली उठाते हैं। तो ये इन्होंने ये चीज यहाँ पे लिखी है, ओके। ये सब कुछ इन्होंने बोला कि मैं कोई इलेक्शंस लड़ने के तो मेरे नहीं इरादे, पर अगर मुझे बाय चांस फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर स्टेज शेयर करना पड़ भी जाएगा, in that case I have no problem. This is the statement of Mr. Satyapal Malik. Okay, let's move on to another article. All right. तो देखिए क्या है, जैसे कि अभी में हम स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ है 2022 के अवार्ड्स हम देख रहे हैं। तो तेलंगाना ने रैंक किया है एज द टॉपर। फर्स्ट आए हैं ये किसमें, क्लेanलीनेस ऑफ इट्स विलेजेस, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG के तहत, ठीक है। नंबर 2 पे आए हैं हरियाणा और नंबर 3 आया है तमिलनाडु। ये है लार्ज स्टेट का कंपैरिजन, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे PUCL रिपोर्ट क्लेम्स अब्यूज ऑफ UAPA सीक्स इट्स विड्रॉल। देखिए UAPA जब भी आप एक आंसर लिखें या जैसे भी आप इसके फैक्ट्स पढ़ें, तो UAPA के लिए आपको ये चीज एक पॉइंट मिल जाता है, सजेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एक सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL। इनके आपके सुप्रीम कोर्ट केसेस 2002 वाले बहुत सारे और केसेस हैं जो लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, इन पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनके उसको बहुत फेवर किया है, जिस तरह के भी केसेस इन्होंने सामने रखे हैं, ओके। बहुत सारी चीजें। तो PUCL एक्चुअल में है क्या, देखिए इन्होंने UAPA के खिलाफ आप कभी लिखेंगे तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो UAPA आपको पता है ये नो डाउट UAPA के खिलाफ हम कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट देखते हैं, कितना क्रिटिसिज्म, किस तरह का मिसयूज देखते हैं, इसमें कोई छुपाव वाली बात नहीं है, ठीक है। तो PUCL मैं आपको बता दूं, कभी आप समझें कि PUCL आपको अगर पता है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बेसिकली इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट चालू की थी, जब उन्होंने बहुत सारे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था कि उन्होंने कुछ इलेक्शन में फ्रॉड किए हैं इंदिरा गांधी ने, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फिर फिर क्या किया गया था, फिर उन्होंने PUCL खोला था। बेसिकली उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले थोड़ा लंबा सा था, फिर उसको 1980 में छोटा करके PUCL यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज कर दिया गया था। तो ये चीज, तो ये जयप्रकाश नारायण इज द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ओके। तो देखिए ये मत समझिएगा, तो अगर आप इनका ओरिजिन देख लेंगे फिर तो वो जो करंट रिजीम है, जो करंट पार्टी है सरकार में जो है, वो उन्हीं के प्रिकर्सर हैं जयप्रकाश नारायण, उन्हीं को मानते हैं ये लोग। तो
फिर भी अगर इस पार्टी के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू अगर कोई किसी तरह का ग्रीवेंस आ रहा है तो ये आप समझिए कि एक डेफिनेटली न्यूट्रल वे में काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये अपनी ही जो वो है पार्टी, अपनी पार्टी तो नहीं कहूँगी, ये न्यूट्रल है काफ़ी, पर फिर भी इनका ग्रीवेंस बिल्कुल जायज़ होगा अगर इन्होंने बोला है कुछ तो। इन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है UAPA, क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट एंड स्टेट टेरर। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब्यूज किया जाता है लेजिस्लेशन का बिटवीन 2009 टू 2022। देखिए इसमें कांग्रेस सरकार का भी टेन्योर आता है, ठीक है, लेकिन अभी ऑब्वियसली बढ़ गया है। अब डिमांड करते हैं कि ये लॉ को रिपील कर दिया जाए कंप्लीटली। अब एनसीआरबी का अगर हम डेटा देखें बिटवीन 2015 टू 2020, ये आ जाता है फिर मिस्टर मोदी गवर्नमेंट का पूरा रुजीन। ओके तो इन्होंने बोला है, स्टडी ये कहती है कि देखिए पर केस जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि जिसमें आपने दोषी बिल्कुल साबित कर पाए, केस तो आप किसी पे भी लगा दो, दोषी साबित कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो कितना था 27.57%, विच इज नथिंग, राइट। हजार मतलब 100 में से आप सिर्फ 27 लोगों को बता पा रहे हो कंप्लीटली कि हाँ ये दोषी थे, बाकियों पे तो आपने हैवी केस दर्ज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन और वट एवर। ओके तो ये चीज ये इन्होंने बोला है कि अगर हम आईपीसी की बात करें कि 49.67% है वहां पे कॉन्विक्शन रेट, तो आईपीसी है तो फिर क्यों इन तरह के यूएपीए वगैरह की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने ये कहा है। और जो पर अरेस्टी कॉन्विक्शन रेट है वो इतना है, ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA, इन्होंने बोला है कि अपनी वेबसाइट पे उन्होंने भी लिखा है कि जितने 456 केसेस उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं उनमें से 78% तो यूएपीए चार्जेस हैं। इन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला है कि आप रिपील कर दीजिए NIA एक्ट को भी, एजेंसी को भी डिसबैंडन कर दो आप NIA, और रिलीज कर दो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एटलीस्ट ऑन बेल। पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो करंट रजीम है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी डिसेंट जारी करते हैं तो यू बिकम पॉलिटिकल प्रिजनर, डोंट यू, ठीक है। तो इनको बोला है कि आप बेल पे उन्हें छोड़ दीजिए, एक्शन लीजिए कि आप बेसिकली रिपेयर कर सके, कंपनसेट कर सके उन लोगों के लिए जिनको रॉन्गफुली अक्यूज किया गया, फिर कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया। देखिए बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं जो 16-16 साल बाद रिलीज किए गए हैं जस्ट बिकॉज वो दोषी थे ही नहीं कभी भी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फिर उनकी फैमिली, उनके खुद के साथ जो इतना बुरा हुआ, जो उन्होंने झेला, जबकि वो तो क्रिमिनल थे भी नहीं, उनके लिए क्या करोगे आप, ये भी करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है NRIs to benefit from UAE's new policy on immigration. Now this is definitely a very good step. Again ये जो हमारा वेस्ट एशियन डायस्पोरा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इमर्ज हो जाता है, गल्फ डायस्पोरा का, ठीक है। तो NRIs जितने भी हैं, स्पेशली केरलाइट्स, आपको पता है जो बहुत सारी नर्सेज जाती हैं केरला से UAE या फिर गल्फ रीजन में, तो देखिए जितना भी दे आर इलेटेड, दे आर वेरी हैप्पी जो UAE जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आए हैं, जो मंडे को इन इफेक्ट आ चुकी है। ये नए वीज़ा रूल्स के साथ आए हैं बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए क्या होगा, जो एडवांस्ड वीज़ा सिस्टम है ये इंक्लूड करता है 10 साल का एक्सपैंडेड गोल्डन वीज़ा स्कीम। इसमें क्या होगा, देखिए बेसिकली ये तो आपको समझ आ गया कि 10 साल तक वीज़ा रिन्यू करवाए बिना आप रह सकते हैं वहाँ पे। फिर 5 साल के लिए ग्रीन रेजिडेंसी, आपको पता है ग्रीन कार्ड जो मिल जाता है, ओके ये सब कुछ। और जॉब सीकर्स के लिए भी अलग है। देखिए जो मल्टाई एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, मल्टाई एंट्री मतलब बहुत सारे रीजंस के, जैसे आप घूमने के लिए भी जा रहे हो, आप पढ़ने के लिए भी जा रहे हो, आप काम करने के लिए भी जा रहे हो, ये सब कुछ, तो ये अलाउ करता है विजिटर्स को कि आप स्टे कर सकते हो UAE में फॉर अप टू 90 डेज, ओके। और 5 ईयर ग्रीन वीजा जो है इट इज फेवरेबल फॉर स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स जो हैं जो 5 साल के लिए उनको ग्रीन वीजा दिया जाता है, या फिर फ्रीलांसर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक एट इट ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, कि ये फेवर कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मल्टाई एंट्री विजिट्स, ये सब कुछ। लूला वर्सेस बोल्सोनारो, देखिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में बहुत ही जल्दी एक जब ये फाइनली वोट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे इनके, तब हम देखेंगे ब्राजील के क्या सिनेरियो है इलेक्शन का। तो अभी देख लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। काफी पोलराइज्ड इलेक्शन है, लेफ्ट और राइट बिल्कुल ही दो एक्सट्रीम्स पे हैं, इनके बीच में इलेक्शन लड़ा गया है। देखिए ब्राजीलियंस ने वोट किया है संडे को एक बहुत ही पोलराइजिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जहाँ पे जो लेफ्टिस्ट फ्रंट है उनको लूला दा सिल्वा वो लीड कर रहे हैं। उनका वाव क्या है, वो क्या बोलते हैं कि हम ब्राजील को बैक टू नॉर्मल लेके जाएंगे। जिस तरह का देखिए फियर जो राइट विंग है उसके अंडर हम देख रहे हैं, कौन है फार राइट विंग जो अभी प्रेजेंट वहां के प्रेसिडेंट है, कौन है वो, जैर बोल्सोनारो,
ओके तो पर डेफिनेटली ये फियर्स हैं, बहुत लोग डर रहे हैं कि वो अपनी डिफीट अगर हो भी गई ना उनकी इलेक्शंस में, क्योंकि जो लूला है वो काफी ज्यादा एक अच्छा फ्रंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो हार भी गए ना बोल्सोनारो तो वो अपनी डिफीट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी पता नहीं इमरजेंसी लगा दें या कुछ भी, ये चीजें। ठीक है, अब देखिए आपको जैर बोल्सोनारो के बारे में पता होगा, जब ये लोग सब इलेक्ट हुए थे ना तो मिस्टर ट्रम्प वाज आल्सो देयर, ही वाज आल्सो अ राइटिस्ट। फिर उसके बाद आप बोरिस जॉनसन एक पूरा ये एक वो बना रहे थे कि यूएसए में ट्रम्प हो गए, यहाँ पे बोल्सोनारो कि ब्राजील में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि बोरिस जॉनसन इन यूके, तो फिर एक ट्राइंगल सा बनाते थे पूरे राइट राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी ट्रम्प चला गया, बोरिस जॉनसन चले गए, पर हाँ ये बात अलग है कि लिज ट्रस तो अभी भी कॉन्जर्वेटिव पार्टी की है, बट स्टिल बोरिस जॉनसन अब देखते हैं कि बोल्सोनारो जाएंगे कि नहीं। अगर आपको याद हो जिस तरह की यहाँ पे आग लगी थी जो इतनी बड़ी ब्राजील में, जो इनके करप्शन की वजह से लगी थी बेसिकली, और इनके नेग्लिजेंस की वजह से, आपको फॉरेस्ट में आपको पता है वहाँ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसके लिए भी काफी इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। Okay, Mr. Lula who led the Latin American giant in 2000s and is seeking to make a comeback at 76 years of age. आपको पता है कि 2000 में आपने पढ़ा होगा ये सब तो अपने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन इलेक्ट होता है कौन नहीं होता। हम एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो जो भी इलेक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो देखेंगे। यूक्रेनियन ट्रूप्स प्रेस ऑन। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या हुआ है, रशिया ने अटैक किया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, उनके होम टाउन को, उनका होम टाउन ये रहा क्रिवी री। तो ठीक है, इन्होंने उसको अटैक किया है, किसके द्वारा, सुसाइड ड्रोन्स द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्यों है, देखिए रशिया इज डूइंग ऑलमोस्ट कुछ भी, मतलब अगर वो एक बारी कुछ एक सिटी हार जाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ, फिर वो 4 सिटियां वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, ऑफिशियली वो लोग रेफरेंडम करवा लेते हैं, फिर अपने साथ जोड़ लेते हैं डील साइन करके। फिर ये चीज मतलब अब ये इट शुड एक्चुअली स्टॉप बिकॉज इट इज फ्रस्ट्रेटिंग टू इवन रीड अपॉन दिस। ओके, तो ये चीज ओके, तो इन्होंने फाइनली अब क्या किया, फिर इन्होंने अभी आपको पता है कि क्या हुआ था, यूक्रेन ने क्या किया था, एक काउंटर ऑफेंसिव अटैक में क्या किया था, दे एक्चुअली टुक बैक द कंट्रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक ईस्टर्न सिटी। आपको पता लाइमान, लाइमान वापस ले ली थी रशिया से इन्होंने। देखिए लाइमान वाज एक्टिंग एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हब फॉर रशिया, जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करवाया करते थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी भेज रहे थे, बाकी तरह के कमोडिटीज भी ट्रांसपोर्ट करते थे उसके थ्रू रशिया और यूक्रेन के बीच में। पर अब डेफिनेटली क्रेमलिन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, राइट। तो अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, व्हेन वुड दिस एक्चुअली कम टू एन एंड। देखिए दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज हम क्वाड के मेंबर हैं तो बाकी हमारे 3 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, जस्ट टू कीप एन आई। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान टू बूस्ट मिलिट्री टाइज। तो ये मिलिट्री टाइज बूस्ट करने का इन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया है, डिफेंस मिनिस्टर्स ने तीनों के, उन्होंने ये सब कुछ बोला है कि चाइना के जो एम्बिशंस है दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो हम चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है जो आसपास चाइना का, वो उनके हिसाब से ना ग्रो हो, एटलीस्ट हम एक प्रॉपर अनबायस्ड ग्लोबल ऑर्डर को फ्रेम कर सके, जो ताइवान स्ट्रेट में जिस तरह का बुलिंग हम देख रहे हैं चाइना द्वारा, उसे रोक सके एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, अब देखिए एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का जो हमें डिस्कस करना है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये तो जो आर्टिकल है ना बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा मटेरियल कभी मिलेगा या फिर कभी विजन आईएएस की इकोनॉमी सेक्शन को डिस्कस करते ही गैस बेस्ड इकोनॉमी पे कोई कंटेंट आता है तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। पर अगर हम नहीं भी कर पाते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप गैस बेस्ड इकोनॉमी पे एक मैटर प्रिपेयर करिए, क्योंकि नेचुरल गैस का भी हमने जैसे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का लीकेज देखा, फिर कैसे गैस की सप्लाई ना होने की वजह से हम रशिया और यूरोप के बीच में जो जितने भी टर्फ्स देख रहे हैं और विंटर्स के लिए ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ इंटरनेशनल चीज में हो रहा है, इंटरनेशनल डोमेन में हो रहा है, लेकिन कुछ भी इंटरनेशनल हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन हमेशा डोमेस्टिक बन सकता है कि कैसे भारत के लिए फुल रिन्यूएबल एनर्जी तक जाने से पहले गैस बेस्ड इकोनॉमी ट्रांजिशनल इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जिस पे आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या हमारा स्कोप है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे प्रिपेयर करें, दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको पता है कि सीसैट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार शायद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आया हुआ है जो गैस बेस्ड इकोनॉमी पे बेस्ड है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। ओके,
इतना ही मेरा बस कहने का मतलब है। अब देखिए इन्होंने जो विक्रम एस मेहता है, मैंने आपको बताया था, इनके 10 पॉइंट आपके साथ एक बार मैंने डिस्कस किए थे कि कैसे हम एनर्जी आत्मनिर्भरता तक पहुंच सकते हैं, जिसमें इनका एक सजेशन ये था, 10 में से एक पॉइंट ये था कि गैस बेस्ड इकोनॉमी, नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी है, ये ट्रांजिशनल वे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ सालों के लिए हमें गैस बेस्ड में शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे इन्होंने फर्दर इलेबोरेट किया है, बहुत कुछ नहीं है इधर मैं सच बताऊं तो, बट स्टिल कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल गैस की, क्योंकि एक ब्रिज फ्यूल है, एक ब्रिज फ्यूल है टुवर्ड्स द गोल ऑफ एनर्जी आत्मनिर्भरता, ठीक है। देखिए ट्रिगर क्या है इनका इस आर्टिकल को लिखने का, इन्होंने ये बोला है क्योंकि अगस्त में अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट, आप जानते होंगे, किरित पारिक जी। तो देखिए ये रिव्यू करेंगे डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग रजीम को। देखिए लेकिन ये काफ़ी स्केप्टिकल है इस कमेटी को लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, तो वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस डिमांड सप्लाई पे बेस नहीं है, मार्केट पे बेस नहीं है, बल्कि किस पे बेस है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्टर करेगा गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस। तो गवर्नमेंट तो हमेशा पॉलिटिकल मेजर्स लेते हैं, तो इसीलिए कभी भी घाटा ना हो जाए हमारे देश को, इसीलिए थोड़ा सा खिलाफ है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग के। ओके, अब देखिए इंडिया में बहुत सारे नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, इस बारे में इनको भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि IHS सेरा की जो एक रिपोर्ट है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया के पास अनडिस्कवर्ड जो गैस रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, अराउंड 64 TCF, ओके, ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो क्यूबिक फीट, ट्रिलियन क्यूबिक फीट, आई थिंक दिस इज यस, यही इनका शायद फुल फॉर्म है, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ये बेसिकली USA में गैस के लिए इस तरह से इसको मेजर किया जाता है, ओके। तो इतना बड़ा पोटेंशियल हमारा है, और इसका जो बल्क है लेकिन वो हार्श टोपोग्राफी में, जो रिमोट एरियाज हैं, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी में, जहाँ पे हम शायद पहुंच भी नहीं सकते, जिनको लोकेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी जगहों पे स्थित है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा बहुत ही जो टेरेन है बहुत डिफिकल्ट हो वहां तक पहुंचना, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए एक ये हो गया चैलेंज आपके लिए कि जहाँ स्थित है वो बहुत कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है। और क्या है, देखिए अगर हमने लोकेट कर भी दिया तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसको मार्केट तक ले आए। आप कैसे लाएंगे इतनी बड़ी, इतनी दूर और इतनी डिफिकल्ट टेरेन में से, कैसे ट्रांसपोर्ट करवा के मार्केट पे लेके आएंगे, और इकोनॉमिकली चीपर रेट्स। पहले तो आपका कॉस्ट ही बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट बढ़ गया इतना ज़्यादा गैस को लाने के लिए, तो दूसरा चैलेंज ये हो जाता है, ठीक है, कि आप कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो कितनी महंगी गैस बिकेगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू मस्ट नो। और तीसरा चैलेंज यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखिए फिर आप इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओके अब देखिए इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन, यानी कि कहाँ पे एक्चुअली गैस रिजर्व्स हैं, इसमें भी काफ़ी कॉस्ट जाएगा, और पता नहीं हम इस गोल को अचीव कब कर पाएंगे। देखिए देयर आर इनहेरेंट जियोलॉजिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स टू अचीविंग कमर्शियल सक्सेस एज फार एज गैस बेस्ड इकोनॉमी इज कंसर्न। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर if on top of such obstacles there is a further constraint of administered pricing, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सरकार द्वारा प्राइस कंट्रोल रजीम के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये क्या करता है, प्राइवेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है, जो इन्वेस्टर करने के लिए रेडी भी हो, उनको कर्ब कर देता है, उनको इंसेंटिवाइज कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप प्रॉफिट तो बना ही नहीं सकते ना, जब आपको पता है इतनी ही प्राइस पे आपको बेचना है, तो फिर क्यों प्राइवेट सेक्टर कभी इन्वेस्ट करेगा, right? It should also note that the petroleum companies have reduced their exploration budgets under pressure to shift away from फॉसिल फ्यूल्स। देखिए अब रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो इस तरह के पेट्रोलियम वो थे, कंपनीज थे, उन्होंने भी अपना फॉसिल फ्यूल्स वाला बजट कम कर दिया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम गैस प्राइसिंग की बात करें, जो लैंडस्केप है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कमिटीज इससे पहले भी बनी है, और ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट स्किप इट। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बस इतनी सी बात जानना है कि इतनी सारी कमिटीज आई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहा कि अब US, UK और कनाडा और रशिया में जितना भी एवरेज प्राइस है, इसका एवरेज निकाल लीजिए गैस का, फिर इस प्राइस पे बेच दीजिए मार्केट में भारत की। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कहा कि आप जो डीप वाटर्स में से, अंडर डीप वाटर
जो है उधर से अगर आप हाई टेम्परेचर पे जो आप गैस निकालते हैं, स्टीम निकाल के फिर उसको आप निकालते हैं, टैप करते हैं, तो उसको आप क्या करें, मिनिमम वेटेड एवरेज इंपोर्ट प्राइस ऑफ फ्यूल ऑयल पे, नाफ्था ऑयल और कोल का एवरेज निकालिए और उस पर बेच दीजिए। तो बहुत सारी, तो मतलब हर किसी ने, इस कमेटी का भी इनको यही डर है कि कुछ और एक एडिटिव कॉम्प्लेक्सिटी ना ले आए। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पता है क्या हुआ है, बेसिकली इतनी डिस्पैरिटी है बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गैस, हमारे जो यहाँ पे है, जो डीप वाटर्स में से निकलती है, right? It is around $12.47 per whatever this is, okay, and the price prevailing in the Asia Pacific region is $36। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितने कम प्राइस पे हम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी एडमिनिस्टर कर देती है ना प्राइस, ताकि लोग ना, पॉलिटिकल मैटर है बेसिकली, पावर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल मैटर, पावर जो पॉलिटिकल पावर भी पॉलिटिकल पावर ही है, बट पावर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल मैटर। ऑयल हो गया, गैस हो गई, solar fuel हो गया, anything, okay। This discount is a disincentive to potential international investors। ये बात आपको अभी मैंने बताई। अब देखिए यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट आपको पता है कितनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, इतनी एनर्जी प्राइसेस हो गई हैं, तो बाकी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, सब्सिडीज दे रही हैं, प्राइस कंट्रोल्स को केटर कर रही हैं, पब्लिक फंड दे रही हैं, क्रिएशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। इंडिया को बेसिकली क्या करना चाहिए, पहले तो आप ये कॉम्प्लेक्सिटी को इरेज करो और सिंप्लिसिटी लेके आओ। आप क्या करो, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं गैस के, उनको मतलब बेसिकली क्या इनका अगर इन सम आई स्पीक व्हाट इज रिटर्न हियर इज बेसिकली कि आप एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग को बिल्कुल रोक दीजिए, आप डिमांड एंड सप्लाई मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे बिल्कुल रहने दीजिए मोस्टली, ताकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कोई इंसेंटिव तो हो कि प्रॉफिट बनेगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। कौन मतलब सोशल भक्ति के लिए कोई प्रॉफिट कंपनी कोई भी कंपनी जो होती है वो इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं इन्वेस्ट करती किसी चीज़ में, ठीक है। इंडिया हैज़ मेड impressive progress towards clean energy. It has, however, a long way to go before it can fully wean itself off fossil fuels during this transitional phase। देखिए this is not important, I tell you, if I find some good matter on gas based economy I will share it with you, and there is no doubt about that। So thank you so much।